हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रेप रीडर। कैसे आप सभी स्टूडेंट्स? आज हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य का विकास, यानी कि शुरुआती जो गद्य लिखा गया था उसमें कौन कौन सी रचनाएं आती है, किस किस तरीके से किन किन लेखकों का क्या क्या भूमिका निभाई है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उन रचनाओं के बारे में, कौन सी रचनाएं लिखी गई, कौन सी रचना का किसने अनुवादित किया, या फिर कौन कौन से रचनाकार हमारे लिए महत्वपूर्ण थे, उन रचनाओं की भाषा किस तरीके की थी। क्योंकि शुरुआती गद्य साहित्य में यही सारी हमें चीज़ें देखने को मिलती है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आज हम इनको कंप्लीट कर लें। तो सारे प्रश्नों के माध्यम से हम उनको समझेंगे। प्रश्न आपके सामने है। जो भी स्टूडेंट्स क्लास में नए हो, लाइव क्लास देख रहे हो, रिकॉर्डेड देखो, उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रेप रीडर यूजीसी हिंदी। ठीक है, प्रेप रीडर यूजीसी हिंदी। यहाँ पर आपको जितनी भी आज तक की क्लासेज हुई सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, प्लस आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई कोई भी महत्वपूर्ण रचना है जो आपको नहीं मिल रही, आप उसके लिए भी मैसेज कर सकते हो। और बाकी की मैंने सारी यहाँ पर शेयर की है, जो जो आपकी जरूरत के हिसाब से है। तो यहाँ से पीडीएफ देख लेना। और प्लस जो स्टूडेंट्स क्लास में नहीं आते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्लास को सबसे पहले लाइक किया करो, और जितना हो सके सेशन को शेयर किया करो। क्योंकि ये सारी मेहनत, सारी चीज़ें, सारी क्लासेस, मॉक टेस्ट सभी आप ही के लिए लेकर आ रहे हैं, ताकि आप टाइम रहते रिवीजन कर पाओ अच्छे से। क्योंकि थ्योरी आप कहीं ना कहीं लंबे समय से पढ़ते ही आ रहे हो, थ्योरी पढ़ते हो, लेकिन थ्योरी पढ़ने के बाद आपकी तैयारी कितनी है, क्या आपकी तैयारी सही दिशा में है, क्या आपको सारे प्रश्न आते हैं, उसका आंसर आपको एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट ही दे सकते हैं। और वो मॉक टेस्ट ही हम यूट्यूब पर अभी फिलहाल कर रहे हैं। तो इनके माध्यम से आप अपनी एक एक टॉपिक को देख सकते हो कि मेरा कौन सा टॉपिक कितना मजबूत है, कितनी तैयारी है, या फिर मेरी कितनी तैयारी बाकी रह गई है। ये सारी चीज़ें आप इनको दोनों टाइम डेली क्लासेस में ज्वाइन करके आप अपनी परीक्षण कर सकते हो कि मेरी तैयारी किस टॉपिक की कितनी है। तो 5 बजे वाले क्लास में हम पढ़ते हैं यूनिट 2 अभी, जिसमें नाटक, उपन्यास, कहानियां, निबंध, ये सारी चीज़ें हम लगभग कंप्लीट कर चुके होंगे। और इसके बाद हमारा गद्य का विकास बचेगा, जिसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें बचेगी 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। और दूसरी तरफ हम 8:30 बजे वाले क्लास में पढ़ते हैं। 8:30 बजे वाली क्लास में यूनिट 10 कर रहे हैं अभी हम। तो यूनिट 10 जैसे कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम अपनी कोई सी नेक्स्ट क्लास ले लेंगे, जो कि हमारी लास्ट की टेक्स्ट वाली क्लास में से ही रहेगी। ठीक है। और अब फिर हमारी बचेगी यूनिट 3 मुख्य रूप से। तो यूनिट 2 जैसे ही हमारे हफ्ते भर में खत्म हो जाएगी, हफ्ते भर में इसके बाद हमारे पास लास्ट 2 से 3 क्लासेस रहेगी शायद, या फिर इससे पहले भी खत्म हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट अपनी यूनिट 3 पे आएंगे। वहां से हम भारतीय काव्य शास्त्र प्लस पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपके सामने रहेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स को जो जो चीज़ें आती है, जितना आप आंसर दे सकते हो, उनको लाइव क्लास में आपको आंसर्स देने हैं, ताकि चीज़ें आपको आराम से आपका रिवीजन अच्छे से हो कि अच्छा मुझे ये पता है। डायरेक्ट अगर परीक्षा में प्रश्न मुझे किसी भी तरीके से घुमाकर पूछ ले तो मैं उनको ठीक कर सकता हूँ। और वन लाइनर समझ के क्लास को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि वन लाइनर सिर्फ इसलिए लेकर आ रहे हैं ताकि आप एकमात्र जो इतना सा 10 पेज का छोटा सा टॉपिक है, उस टॉपिक को एक एक चीज, एक एक पॉइंट, एक एक शब्द आपके सामने रहे, और आप उनको आराम से सारी मुंह पे याद रख सको कि हाँ भाई डायरेक्ट मेरे सामने जैसे ही प्रश्न है मुझे पता चल गया इसका करेक्ट आंसर ये होगा। 4 कथन होंगे, 4 में से मान लो 3 कथन यही हुए, तो 3 को 3 आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा, है ना। इस तरीके से ही आप सारे बड़े प्रश्नों को इन छोटे प्रश्नों के माध्यम से भी करेक्ट कर सकते हो। और अब हम बहुत जल्दी पेड मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे। उसकी भी आपको जानकारी बहुत जल्दी हम दे देंगे। लेकिन उसके लिए अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, किस तरीके की टेस्ट सीरीज चाहिए, वो सारी चीज़ें भी आप अगर शेयर करना चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे या फिर कॉल पे। नंबर है, ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो आराम से, बिना कोई फिक्र के। कोई पीडीएफ नहीं मिल रहा है, टेस्ट सीरीज से संबंधित आपको कोई फीडबैक देना है, क्या चीज़ें आपको चाहिए, कोर्स से संबंधित कोई चीज़ें हो, हर तरीके की चीज़ें के लिए आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। प्लस टेलीग्राम चैनल है ही, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। अगर नहीं भी मिलते, कोई लिंक वगैरह से नहीं खुलता है कोई चीज़, तो आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर लेना। ठीक है, अब हम अपनी क्लास में बढ़ते हैं। कोशिश करना सभी स्टूडेंट्स अपने जितने भी आपको आंसर्स आते हैं वो सारे जो आप दे सको। पहला क्या है? कुवल इधर आएगा, कुवल में माला गद्य कीर्ति किसकी रचना है? गद्य में हम सबसे पहले इसी रचना को पढ़ते हैं। तो ये किसकी हो गई? अद्योतन सूरी की। ये तो सभी को पता होना चाहिए, है ना। अद्योतन सूरी, इजी सवाल है, तो वो सभी को पता होना चाहिए। प्लस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस सेशन को आपको
उन लोगों तक भी पहुंचाना है जो यूजीसी नेट के अलावा यूपीपीसीएस के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के भी एग्जाम देते हो, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम देते हो, और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट्स हो, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के हो, एमपी सेट या किसी भी स्टेट के सेट के पेपर की तैयारी करें, उन स्टूडेंट्स तक इन चीज़ों को पहुंचाना है। क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी क्लासेज हो सकती है। जिस तरीके से हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की सीरीज को किया था 500 प्लस प्रश्नों के माध्यम से, उस सीरीज को आपने जितना प्यार दिया था उतने ही तरीके से इन क्लासेज को भी आपको शेयर करना है, क्योंकि ये भी हमारे यूनिट 2 का हिस्सा है और यहाँ से बहुत सारी रचनाएं होती है जो आप नहीं कर पाते हो और उनको ही हम सरल तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो इसका अद्योतन सूरी ने किया, प्रकाशन वर्ष क्या होगा, इसकी ये रचना कब लिखी गई थी, तो 778 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, राहुल वेल के रचनाकार कौन माने जाते हैं? ये हमें पहले भी पूछा गया है। ठीक है, रोडा कवि। ठीक है, रोडा कवि। अब ये बताना है कौन सी शताब्दी में लिखी गई। तो इन रचनाओं का अक्सर आपको क्रम से भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है 10वीं 11वीं शताब्दी के लगभग इसको लिखा गया था। ठीक है, हिंदी की प्राचीनतम चंपू काव्य कृति किसके इंपॉर्टेंट है, पहले भी पीवाईक्यू में पूछी गई है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और ये आसपास इसका रचना हो गया। ठीक है, हिंदी की प्राचीनतम चंपू काव्य ग्रंथ कौन सा आएगा, बताओ। राहुल वेल हो गया। ठीक है, राहुल वेल। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, आगे जाकर आपके परीक्षा में बड़े प्रश्न बन सकते हैं, जहां पे 4-5 कथनों में आपको एक चीज मिल सकती है। तो ध्यान रखना है, चंपू काव्य में क्या मतलब होता है, गद्य प्लस पद्य दोनों की मिश्रित रचना, गद्य प्लस पद्य। आगे देखो, अगला प्रश्न है, राहुल वेल किस प्रकार की रचना है, जिसको अभी अभी हमने देखा था कि कौन से चंपू काव्य हो गया, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से चीजें अगर आपको किसी भी तरीके से भूला, ठीक है, एक तो ये चंपू काव्य हो गया, प्लस क्या है, ये शिलांकित कृति है, शिला पर लिखी हुई। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना, शिलांकित कृति कौन सी है ये भी पूछा जा सकता है, शिलांकित कृति। ठीक है, तो कौन सी रचना से संबंधित शिलाकृत शब्द आता है, तो राहुल वेल का ध्यान रखना, क्योंकि ये पत्थर पर अंकित की हुई रचना है, इस कारण इसको शिलांकित बोला जाता है। फिर देखो, नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा कहां से आरंभ मानी जाती है, कहां से आरंभ हुई, ये आपको बताना है। कौन से ग्रंथ से मानी जाती है ये बताना है, राहुल वेल से। ठीक है, आगे देखो, राहुल वेल में कितनी बोलियों के शब्द मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो राहुल वेल के बारे में हम देखो, घुमा फिराकर अगर मैं चाहती तो आपके सामने एक इस तरीके से पूछ सकती थी, राहुल वेल से संबंधित इनमें से कौन कौन से कथन सत्य है या फिर असत्य है। वहां पर आपको ये 5-6 जो प्रश्न है वो सारे के सारे कथन के रूप में मिल जाते हैं। अब डायरेक्ट वहां से आप उत्तर देते कि विकल्प में से कौन कौन से सही होंगे, या फिर आपको एक एक चीज जो है घुमा फिराकर यहाँ अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से एक एक शब्दों के रूप में आपको तैयार करवाया जा रहा है। तो आप इस तरीके से भी इनको अच्छा मान सकते हो, क्योंकि चीजें हम पढ़ राहुल वेल को पढ़ लिया, चंपू काव्य है, शिलांकित कृति है, नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा इनसे मानी जाती है, या फिर इसमें कितनी बोलियां, तो सारी चीजें हम इनडायरेक्टली रूप से कर तो वही रहे, राहुल वेल के बारे में सारी चीजें पढ़ ली। तो इसी तरीके से हर एक रचना को हम पढ़ते चलेंगे। तो बताओ 6 नंबर में करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है बस इतना कि 7 बोलियों का वर्णन है, जिसमें मुख्य क्या है, राजस्थानी। ठीक है, 7 बोलियों में राजस्थानी भाषा हमारी प्रमुख हो गई। 7 बोलियां राजस्थानी भाषा प्रमुख, इसको मान लेना, बस 7 ध्यान रखना आपको कि कितनी का है, तो 7 का। आगे देखो, हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ किसे माना जाता है, ये भी चीजें जो प्रथम वाली है, बार बार कहती हूँ कि किसी भी काल से संबंधित, किसी भी आंदोलन से संबंधित, कहीं पर भी प्रथम पुस्तक, प्रथम शब्द से संबंधित कुछ भी आता है, उसको एक जगह लिख कर रख लो, वहां से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये किसको माना जाएगा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, हो गया। इस रचना के पे आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है, और इसको हिंदी की प्रथम गद्य की पुस्तक स्वीकार किया जाता है। अब आगे देखो,
उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है, लेखक का भी नाम ध्यान रखना है। ये इस तरीके के छोटे छोटे प्रश्न आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं। कौन है इसके लेखक, दामोदर शर्मा हो गए, ठीक है, दामोदर शर्मा। एक तो इस तरीके की रचनाओं के डायरेक्ट नाम पूछना आपको आदिकाल में सबसे ज्यादा मिलेगा, और दूसरी चीज यहाँ पर पूछे जा सकते हैं जब हम गद्य का विकास पढ़ रहे होंगे। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना कब हुई, इसका आपको समय बताना है। कोई भी चीज आपके पीछे नहीं छूटेगी, सारी की सारी चीजें आपके सामने है। बस फर्क इतना सा है कि आप अपनी स्टडी को किस तरीके से लेना चाहते हो, किस तरीके से आपका माइंड सेट है, कैसे आप इसको स्मार्ट स्टडी समझ करके भी 1 घंटे में पूरा हिंदी गद्य का विकास कर सकते हो, वो भी शॉर्ट शॉर्ट प्रश्नों के माध्यम से, शॉर्ट शॉर्ट जो भी आपके सामने चीजें रखी गई है उनके माध्यम से। तो अगला प्रश्न क्या है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना कब हुई थी, 9 नंबर का बताओ। सबसे पहले तो ये ध्यान रख लेना, ये व्याकरण ग्रंथ भी है, ठीक है। और इनका आप जितनी भी रचनाएं का समय बताएं, इनके हिसाब से आप इसको क्या ध्यान रखना है, क्रम भी ध्यान रखना है कि अगर आपको 4 रचनाएं सामने आ जाए, फिर पूछे कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या, सूची में भी आ जाए, या क्रम के हिसाब से पूछे कि कौन सी रचना पहले आएगी कौन सी बाद में आएगी, तो उसमें भी ध्यान रखना है। ये 12वीं शताब्दी की होगी, पहले हमने पढ़ी थी 10वीं 11वीं की, तो इनका क्रम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस गद्य ग्रंथ को महत्वपूर्ण माना है, ये चीज आपको बताना है, ठीक है। ये हालांकि इस तरीके की चीजें ज्यादा पूछी नहीं जाती, लेकिन फिर भी ध्यान रख लेना, उक्ति व्यक्ति प्रकरण की बात है। आगे देखो, वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है। ऐसे प्रश्नों के तो फटाफट आंसर आना चाहिए, और एक क्लास देखने के बाद दोबारा जब रिकॉर्डेड देखो तब डायरेक्ट प्रश्न ऐसे होना चाहिए कि हाँ ये आया, इसके प्रश्न बोलने से पहले मुझे आंसर पता चल गया, वर्ण रत्नाकर नाम सुना, नाम सुनते ही सारी चीजें पता होना चाहिए, इसका रचनाकार ये है, इसकी रचना इस समय हुई थी, इसमें ये चीजें बताई गई है। बस सारी चीजें ऐसे मुंह पे याद हो जाएगी ना, एकदम उंगलियों पे, कि हाँ जैसे ही प्रश्न सामने आया मैंने इसको करेक्ट कर दिया, और ऐसे ही परीक्षा में जाकर आप आराम से इनको अच्छे तरीके से कर सकते हो। और अभी के लिए बहुत ज्यादा इस तरीके से नहीं उलझना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि मेरे सामने कम से कम पूरी 10 स्टेटमेंट हो, 5 की जगह मेरे पास 6-7 सूची वाले प्रश्न हो, उनको मैं मेंस कॉलम्स में करूं, तभी मेरी प्रैक्टिस अच्छी होगी। वो चीजें भी होगी, उसके लिए आपको पूरा जिस तरीके से 3 घंटे होते हैं वही 3 घंटे आपको प्रॉपर टाइमिंग के साथ दिया जाएगा। अभी के लिए आपका सिर्फ रिविजन करवाया जा रहा है, चीजें थ्योरी बेस पे, ठीक है। तो बताओ 11 नंबर का क्या होगा, ज्योतिश्वर ठाकुर का हो गया ना। ये तो बहुत छोटे प्रश्न है और बहुत इजी प्रश्न है, ठीक है। 2-4 बार पढ़ोगे ना आराम से ऐसे ही याद हो जाएगा इनको। शुरू शुरू में लगता है किसी भी रचना को, या इतनी सारी रचना को एक साथ पढ़ते हैं तब लगता है कि इतनी रचना कैसे याद होगी, लेकिन इनको पार्ट में डिवाइड कर लोगे कि हाँ ये गद्य में आएगा, ये नाटक में आएगा, ये निबंध में आएगा, तो आराम से चीजें आपकी सोल्व हो जाएगी, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है ना आप सब स्टूडेंट्स को। एक बार अपनी चीजें शेयर करके बता दो कि हाँ भाई मुझे सारी चीजें आराम से समझ में आ रही है, और इसी तरीके से मेरा पूरा का पूरा जो चीजें मुझे चाहिए होती है वो किसी भी दिन, जैसे मान लो मैं बुक से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बाहर हूँ, कोई ट्रेवल कर रहा हूँ, तो उस समय भी अगर मैं इस क्लास को थोड़ा सा स्पीड में करके सुनूंगा तो मेरी जो एक टॉपिक है वो पूरा का पूरा आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। हो गया। ज्योतिष ठाकुर ठाकुर हो गए, और ये कौन थे, मैथिल कवि थे। जैसा हम विद्यापति को पढ़ते हैं वैसे ही ये थे। मैथिली हिंदी में रचित प्रथम गद्य रचना कौन सी है। अब इससे डायरेक्ट फिर मैथिली से मैथिली कवि बता दिया, और इन्हीं की रचनाओं से संबंधित आगे हमारे पास प्रश्न आ गए। तो इसमें क्या आएगा, ये फिर वही चीज आ गई वर्ण रत्नाकर वाली, है ना। आगे देखो, 19वीं सदी से पूर्व हिंदी गद्य के कितने रूप थे, वो चीज आपको बतानी है। चलो रूप में बता दूं, 3 रूप थे, तो आपको वो बताने किस किस तरीके की भाषा प्रयोग की जाती थी यानी कि गद्य के लिए। ये तीनों भाषा हो गई, राजस्थानी, ब्रज भाषा और खड़ी बोली, तीनों का ध्यान रखना है कि शुरुआत में कौन कौन सी गद्य के रूप में हमें चीजें भाषा देखने को मिलती है। पृथ्वी चंद्र चरित्र वाग विलास के लेखक कौन है, बताओ लेखक का नाम बताओ, प्रश्न नंबर 14 में।
1421 इसका समय है। लेखक का क्या नाम होगा? वाग विलास भी इसको बोलते हैं, पृथ्वी चंद्र चरित्र भी हो गया। तो दोनों एक ही चीज है, दोनों के रचनाकार कौन होंगे बताओ? इसमें क्या होगा? माणिक्य चंद्र सूरी। हेलो, आवाज तो आ रही है ना सभी को? एक सेकेंड। हेलो, हाँ ठीक है, कहीं पता चले मैं बोलती जाऊँ। माणिक्य चंद्र सूरी हो गया। आगे देखो, पंचाख्यान रचना के लेखक कौन है? मुख्य रूप से यहाँ गद्य साहित्य में हम क्या पढ़ेंगे? रचनाओं के नाम ही पढ़ने हमें, तो बताना किसका है ये? फतेहराम वैरागी का, ठीक है। ये हालांकि नहीं पूछे जाएंगे आपसे, लेकिन फिर भी ध्यान रख लेना, अगर इस तरीके से पूछा जाए कि शुरुआती गद्य साहित्य में कौन कौन सी रचनाओं के नाम आते हैं, तो वहां पंचाख्यान का नाम ध्यान रख सकते हो। आगे देखो, सुगल जी ने ब्रज भाषा गद्य का आरंभ कब से माना है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बन जाता है, इसका आपको सभी को करेक्ट आंसर बताना है। बताओ भाई, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। पढ़ते हैं ना हम 1343 ईस्वी या फिर संवत 1400 से, ठीक है। संवत तो क्या हो गया? 1343 ईस्वी से। सुगल जी के अनुसार ब्रिज भाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुरुआत में हमने देखा राजस्थानी ब्रज भाषा और खड़ी बोली के मिलेंगे, तो राजस्थानी और ब्रज भाषा से संबंधित भी हमें साहित्य का ध्यान रखना पड़ेगा जो शुरुआत में लिखा गया था, प्लस खड़ी बोली का तो हम धीरे धीरे फिर आगे सारा कुछ पढ़ते ही है। तो इसमें बताओ क्या होगा? यह आदिकाल से संबंधित हो जाएगा गोरखपंथी योगियों ने, ठीक है। आगे देखो, डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने ब्रज भाषा गद्य का प्राचीन रूप कहाँ माना है? इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। पृथ्वी राज रासो की जो वचनिका है उसमें इसको माना गया है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो की वचनिका में, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, ध्यान रख लेना। स्पेशल टीजीटी पीजीटी वाले स्टूडेंट्स को इस तरीके के प्रश्नों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, वो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। फिर श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? विठल नाथ। इसका करेक्ट आंसर इधर ही आ गया। ये क्या हुआ? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रचना है, इसको हमने शुगल सीरीज करते हुए भी पढ़ा था, तो इसको देख लेना। विठलनाथ, और विठलनाथ किसके पुत्र थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य के। ये भी चीजें हमने पढ़ी थी। अब यमुनाष्टक और नवरत्न सटी के रचनाकार कौन है? इनका नाम बताना है। यमुनाष्टक इंपॉर्टेंट रचना है, तो इसके बारे में भी आपको बताना है। बताओ। सबसे पहले तो ये ध्यान रख लेना, ब्रजभाषा की रचना है दोनों। ब्रजभाषा की और किसकी हो गई? विठलनाथ की, ठीक है। आगे देखो, 84 वैष्णवों की वार्ता के लेखक कौन है? ये सारे प्रश्न में शुक्ल सीरीज को पढ़ते समय भी किया था, तो वहां से भी आप इनको याद रख सकते हो। एक बार रिवीजन के लिए भी इसको ध्यान रख लेना। तो किसका हो गया? गोसाई गोकुलनाथ का, ठीक है। गोसाई गोकुलनाथ। फिर 252 वैष्णवों की वार्ता में किसका वर्णन है? ये सारी की सारी रचनाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी अभी हम पढ़ने वाले 4-5, ये इन सभी का आपको आराम से अच्छे से ध्यान रखना है। ये चीजें दोनों रचनाएं किसकी है, कौन किसका पुत्र है, प्लस इसमें किन किन का वर्णन आया है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसमें वैष्णव भक्त और आचार्यों का वर्णन किया गया है, प्लस आचार्यों का वर्णन, ठीक है।
यहाँ पर आपको 252 वैष्णव की जगह 84 वैष्णव वार्ता का भी नाम मिल सकता है या अष्टयाम का भी मिल सकता है। तो हर तरीके से आपको ध्यान रखना है। अष्टयाम ब्रज भाषा में रचना किसने लिखी थी? अष्टयाम रचना इंपॉर्टेंट रचना है, इसके लेखक का नाम आपको बताना है। किसने लिखा था? नाभा दास ने 1660 ईस्वी के आसपास। ठीक है, ये इसका रचना काल हो गया। आगे देखो, अष्टयाम पुस्तक में किसका वर्णन किया गया? ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसकी जो विषय वस्तु है वो आपको बतानी है। ये हमें पूछा भी गया है, भगवान राम की दिनचर्या का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन। ठीक है, क्योंकि शुरुआती काव्य लिखा गया तो शुरुआती काव्यों के बारे में इसी तरीके की चीजें पूछे जाएंगे। अगहन महात्म्य इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना, इस रचना का भी ध्यान रखना है। अगहन महात्म्य किसकी रचना है, इसको आपको बताना है। ठीक है, वैकुंठ मणि शुक्ल हो गया, वैकुंठ मणि शुक्ल। ठीक है, ध्यान रखना नाम। आगे देखो, आगे है वैशाख महात्म्य किस भाषा में लिखी गई रचना है? बताओ, 27 का आपको करेक्ट आंसर बताना है, क्या सही होगा? ये लिखी किसने थी? ये उन्होंने लिखी थी जिसका हमने अभी पीछे पढ़ा था, वैकुंठ मणि का। ठीक है, यहां से शॉर्ट में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी, एक तो कौन सी रचना किसकी हो गई, कौन सी रचना किस भाषा से संबंधित है, या फिर ब्रज भाषा से संबंधित कौन कौन सी रचना है, राजस्थानी भाषा से संबंधित कौन कौन सी रचना है, गद्य की प्रथम रचना कौन कौन सी, खड़ी बोली से संबंधित कौन कौन सी रचना है, और उनका प्रकाशन वर्ष शुरू से लेकर अंत तक जो भी हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं उनका क्या क्या क्रम आएगा, वो सारी चीजें होती है आपकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट। इनके अलावा बहुत ज्यादा चीजें इसमें रहेगी नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको हम आराम से कर सकते हैं। ये कौन सी होगी? ब्रज भाषा की। ठीक है, ब्रज भाषा, और किसकी रचना है? वैकुंठ मणि की। ठीक है, बेताल 25 1767 के मूल रचनाकार कौन है? प्रकाशन वर्ष इसका ये है। बेताल 25 रचना किसकी, आपको ये बताना है। ये तो आप कहीं ना कहीं बहुत बार पढ़ते हो, सभी को पता है, सूरती मिश्र की रचना है। ठीक है, लल्लू लाल ने बेताल 25 का अनुवाद किसके साथ किया? सॉरी, बताओ। सबसे पहले तो ये ध्यान रख लो, कब हुआ था? 1801 में। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें ये खड़ी बोली हिंदुस्तानी में इसका अनुवाद किया गया था 1801, और खड़ी बोली हिंदुस्तानी में। ठीक है, तो अब ये बताना है कि किसके साथ किया था इन्होंने इसका अनुवाद, तो वहां पर क्या हो जाएगा? मजहर अली, इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, मजहर अली। आगे क्या है? आईन अकबरी की भाषा वचनिका के लेखक कौन है? ये इंपॉर्टेंट रचना है, इसका ध्यान रखना है। अगर आप इनको देखो क्लास में तो लेते समय हम क्या होता है, एक दो चीजें एक्स्ट्रा ऐड भी कर देते हैं, कुछ चीजें समझाते भी है, बीच में कुछ बातचीत करते हैं, तो क्लास थोड़ी सी लंबी चली जाती है। लेकिन डायरेक्ट आप अगर इसको पीडीएफ, जैसे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, पीडीएफ से अगर शॉर्ट नोट्स बनाओगे, लास्ट से लास्ट आपका 2 पेज रहेगा, यानी कि एक पेज इस साइड से और एक पेज इस साइड से, दोनों तरफ से इतने में आपका गद्य साहित्य का इतिहास वो ये कंप्लीट हो जाएगा, जो विकास है। तो यहाँ से आप आराम से इनको शॉर्ट में चीजें बनाना, लल्लू लाल लिखना, लल्लू लाल के आगे रचना का नाम लिख दिया, उसकी भाषा लिख दी, या फिर एक तरफ भाषा से संबंधित ब्रज भाषा, उससे संबंधित सारे काव्य लिख दिए, और इनका रचना काल के संबंध में इनका क्रम बना दिए। तो 4-5 तरीके से बनाओगे तो 2 पन्नों में आपके आराम से इनकी खत्म हो सकता है। और या फिर नोट्स बनाने के बाद नोट्स को भी लास्ट समय में काम आएंगे, प्लस बीच बीच में क्लासेस सुनते जाना, तो 2-3 बार सुनोगे तब तक आराम से इसका आपका रिविजन हो जाएगा। तो ये किसका है? लाला हीरालाल का। ठीक है, आगे चीजें समझ में। अब अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें, संवत से देखें तो इसका 1852 हो गया, संवत 1852।
लल्लू लाल की ब्रिज भाषा गद्य पद्य मिश्रित रचना कौन सी है? इनको हमने बहुत बेहतरीन तरीके से बार बार आपको रिवीजन करवाते हुए शुक्ल सीरीज को जब समझाया था, शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास को, तब आपको सारी चीजें समझाई थी। तो वहां पे भी आपने इन चीजों को पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार उन क्लासेज को भी देखना, प्लस यहाँ पर आप इनको अपने रिविजन के हिसाब से भी पढ़ सकते हो। तो बताओ इसमें क्या होगा? माधव विलास हो गया। कौन सी रचना? माधव विलास। पहले तो रचना का ध्यान रखना है कि किसकी रचना है, प्लस उसके बाद इसका प्रकाशन वर्ष देखना, जो कि 1817 ईस्वी हो गया। ठीक है, आगे देखो। दक्षिणी गद्य की प्रथम पुस्तक किसे माना जाता है? अब क्योंकि हम शुरुआती काव्य पढ़ते हैं, तो शुरुआती में हमारे पास सारे जितनी भी प्रकार की जो जिस भाषा में लिखी गई थी, जो शुरुआत में गद्य लिखा गया था, उन सभी की हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो इसका बताओ, लेखक का नाम बता दूं। गेसु दराज की है, तो पुस्तक का नाम बताना आपको बस। गेसु दराज की कौन सी पुस्तक है? पुस्तक का नाम बताओ भाई। मेरा जुल आस्किन। ठीक है, आगे देखो। उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? ये भी बताओ। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनको थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ लेना, हो जाएगी चीजें आराम से। क्या होगा उर्दू साहित्य की पहली रचना? किसकी है? मुला वजही की। ठीक है ना, छोटी छोटी चीजें, बस सबरस का नाम ध्यान रख लेना। और बाई चांस अगर रचनाकार का वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन सबरस नाम आ जाए तो उसका ध्यान रख लेना। उर्दू साहित्य की रचना है, वैसे अगर ये याद रखोगे तो लेखक का भी नाम आराम से ध्यान रख सकते हो। और प्रकाशन वर्ष ध्यान रख लेना, 1635 ईस्वी। ठीक है, इनको एक बार आप क्रम से अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट बनाना, वो सारे क्रम से लिखते जाना। अगला प्रश्न देखो। शुक्ल जी ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किससे माना? पहले हमने पढ़ा कब माना, अब ये बताना किससे माना, यानी कि किस रचना से माना था। ठीक है, इसके बारे में हम खूब चर्चा कर चुके हैं। चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा। ओके, आ जाओ आगे देखो। शुक्ल जी ने परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक किसे माना है? ये सारे शब्दों का खेल होता है। शब्दों में प्रथम किसको माना है, व्याकरण की दृष्टि से किसको माना है, उर्दू की कौन सी हो गई, चंपू काव्य कौन सी हो गई, प्रौढ़ कौन सी हो गई, परिमार्जित कौन सी हो गई, ये सारे शब्दों के माध्यम से इनको चीजों को थोड़ा सा घुमा फिरा दिया जाता है, और वो सारी चीजें हैं आपके सामने वैसी की वैसी ही। तो बताओ, इन्होंने शुक्ल जी ने एग्जैक्ट शब्द यही प्रयोग किया है, इसलिए आपको इस तरीके से बताया जा रहा है। थर्टी फाइव का आंसर दो भाई। भाषा योग वशिष्ठ पढ़ते तो हम इतनी बार पढ़ ली इसको। भाषा योग वशिष्ठ, ठीक है, भाषा योग वशिष्ठ। ओके, रचना इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। स्पेशली शुक्ल जी से संबंधित आपको एक एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि कौन सी रचना के बारे में इन्होंने क्या चीज बोली है। तो इन्होंने समय क्या माना है इसका? 1741 ईस्वी, 1741 ईस्वी। ठीक है, आगे देखो। प्रथम प्रौढ़ रचना, वही चीजें बोली थी, परिमार्जित शब्द को पकड़ के भाषा योग से याद रख लेना। प्रौढ़ के संबंध में बताओ, प्रौढ़ गद्य लेखक किसे स्वीकार किया गया? प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक के रूप में किस लेखक को स्वीकार किया जाता है? बताओ। राम प्रसाद निरंजनी हो गए ना। शुद्ध खड़ी बोली के प्रथम प्रौढ़ लेखक के रूप में किनको माना जाता है? राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है, राम प्रसाद निरंजनी।
आगे देखो, खड़ी बोली गद्य के 4 महानुभव कौन कौन थे, उनके नाम बताना है। बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं, तो हर एक तरीके से, हर एक वे से आपको ध्यान में रखना है। इसका कौन सा आएगा, जिसका हमने अभी भी देखे थे, लल्लू लाल जी को देखा था, सदल मिश्र हो गए, सदा सुखलाल और इंशाल्लाह खां हो गए। इन चारों के नाम तो आपको किसी तरीके से भूलना ही नहीं है। इंसा अल्लाह खां, 2 नंबर लल्लू लाल, 3 नंबर सदल मिश्र, और 4 नंबर सदा सुखलाल। ठीक है, ये चारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन चारों के नाम आपको अच्छे तरीके से याद रहने चाहिए। खड़ी बोली गद्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन कौन से थे, तो ये चारों आ जाएंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज से किन 2 महानुभावों का संबंध नहीं था, यानी कि पीछे जो हमने 4 पढ़े उनमें से 2 का संबंध डायरेक्ट फोर्ट विलियम कॉलेज से था, या वहां पर वो अध्यापक के रूप में थे, तो वो उनमें से कौन नहीं थे, उनका नाम बता दो, या फिर आपको पता है कौन थे तो उनका बता दो, एक ही बात है दोनों में से। यानी कि सदा सुखलाल और इंशाअल्लाह खां का इससे संबंध नहीं था। सदा सुख इंशाअल्लाह का संबंध नहीं था। बाकी के जो हमारे 2 बच गए उनका हो गया किसका, एक तो हो गए हमारे लल्लू लाल जी प्लस सदल मिश्र जी हो गए। इन दोनों का इस फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध था। अगर प्रश्न घुमाकर भी पूछ ले या कथन में कहीं पर आ जाए तो इन दोनों का नाम ध्यान रखना है। चारों से आपको घुमा फिरा कर कंफ्यूज किया जा सकता है ना। आगे देखो, रस्म और रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया है, ये कथन किसका है, बताओ भाई, इंपॉर्टेंट कथन है। ये उन्होंने अपनी भाषा के प्रति चिंता को व्यक्त करते हुए ये कथन बोली थी, पंक्ति बोली थी, तो इसका बताओ पंक्ति किसकी है। मुंशी सदा सुखलाल की होगी। ठीक है, मुंशी सदा सुखलाल। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है और लेखक का नाम क्या है, ये दोनों चीजें आपको बतानी है। और यहां पर हमने पढ़ लिया हिंदी गद्य का जो विकास है हमारा, उस हिंदी गद्य के विकास में कौन कौन सी रचनाएं आती हैं, उसको हमने एक एक चीज को डिटेल में पढ़ लिया है। तो अब जो भी स्टूडेंट्स क्लास में लेट जुड़े हो, मान लो रिकॉर्डेड देख रहे हो, किसी भी रूप में देख रहे हो, सबसे पहले तो क्लास को कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको देना है फीडबैक की क्लास कैसी लगी। उसके लिए आपके पास कमेंट बॉक्स खाली है, खुला पड़ा है, उसके ऊपर आप कमेंट करो, आराम से अच्छे से बताओ, अच्छी लगी तो भी बताओ, बुरी लगी तो भी बताओ, कुछ चीज़ों में सुधार करना तो वो भी बता सकते हो। जो भी चीज़ें हो, जैसी आपको चीज़ें चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें, सारी मेहनत, सारा कंटेंट आपके लिए है। तो चीज़ें अगर आपको जिस तरीके से चाहिए, जो आपके एग्जाम के लिए सूटेबल हो, वैसी ही चीज़ें। और अगर आपको लगता है कि इस तरीके की चीज़ें या फिर वन लाइनर की बजाय हम कथन वाले या फिर पूरे बड़े के बड़े विकल्प के साथ ही हम सोल्व करें तो ही बेटर है, तो हम वैसे भी लेकर आएंगे। हालांकि ऐसी बात नहीं कि सारी क्लासेज हम वन लाइनर ही करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो छोटे टॉपिक्स है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण, उनको हम थोड़ा सा कम समय में और अच्छे से शॉर्ट में एक एक पॉइंट के हिसाब से करें। बाकी के जैसे हमारी यूनिट 10 वगैरह हो गई तो उनमें हम वन लाइनर कम चलते हैं, उनमें हम डायरेक्ट प्रश्न जिस तरीके से हमें पूछे जा सकते हैं वैसे ही हम पूरे के पूरे विकल्प वाले चारों कथनों के हिसाब से पढ़ते हैं। और उसी तरीके से हमने यूनिट 7 के भी काफ़ी मॉक टेस्ट किए हैं, काफ़ी रचनाओं के परिंदे वगैरह के, तो वहाँ से भी आप उनको पढ़ सकते हो। अमृतसर आ गया कि यहाँ से किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो वो चीज़ें भी आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हो। प्लस शुक्ल सीरीज में भी हमने 500 प्रश्नों को अलग अलग तरीके से किया था, उसमें हमने 4 ऑप्शन से भी किए थे, वन लाइनर से भी किए थे। तो हर तरीके के जो भी प्रश्न थे वो आप सारी की सारी सीरीज में देख सकते हो। अब तक हमने शुक्ल सीरीज चलाई है, यूनिट 7 की सीरीज चलाई है, प्लस यूनिट 10 की सीरीज चला रहे हैं, और यूनिट 2 की हमारे ये सीरीज अलग से चल रही है गद्य विकास का। उसके अलावा हमने पीवाईक्यू की एक सीरीज चलाई थी। उसके अलावा दिसंबर 2024 का जो पेपर आया था, पूरे 100 के 100 प्रश्न आपके सामने रखे गए थे। उन सीरीज को भी आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लो, क्योंकि सारा महत्वपूर्ण कंटेंट जिस भी क्लास का, जिस भी टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक में हम बहुत रेयर, बहुत ही कम चीजें हैं जो हम छोड़ रहे हैं। बाकी सारी की सारी चीजें आपके सामने पूरी कंप्लीट वैसी लाई जा रही है जो आपके सिलेबस के माध्यम से उस सिलेबस को आपको कवर करती हुई चीजें चल रही होती है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपकी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी, और आगे की क्लासेज के लिए भी आप उसी तरीके से जुड़े रहना। प्लस लाइव सेशन जितना हो उतना टाइम से ज्वाइन किया करो। हमारे लाइव सेशन का 2 टाइम रहता है। पहला क्या रहेगा 5 PM, जिसमें अभी हम यूनिट 2 पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम यूनिट 3 पे आएंगे। फिर दूसरा टाइमिंग क्या है 8:30 PM का, इसमें हम अभी पढ़ रहे हैं यूनिट 10। फिर इसके बाद हम आएंगे यूनिट 8
6 और 5 इनमें से किसी ना किसी एक यूनिट पे, क्योंकि यूनिट 7 को हम कंप्लीट कर चुके हैं और यूनिट 9 भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिसंबर 2025 वाला हमने पेपर जब सोल्व किया था तो उसमें हमने चीजें समझी थी कि यूनिट 9 से मात्र एक यूनिट से हमें 9 प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि 18 नंबर हमारे सामने केवल एक यूनिट से थे। तो ऐसे यूनिट्स को हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। और दिसंबर 2025 वाले पेपर में सबसे ज्यादा फोकस हमारा लास्ट के यूनिट्स पर ही था, तो हम उन्हीं यूनिट्स को और अच्छे से और हर अलग अलग रचना को उस तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि थ्योरी भी पढ़ पाए, मॉक टेस्ट भी पढ़ पाए। उसके बाद हम जब टेस्ट सीरीज पूरी लेकर आएंगे तो उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी आप पूरी यूनिट को एक साथ करोगे तो भी आपको चीजें समझ में आएगी। पहले हम आपको टॉपिक वाइज समझा देते हैं, रचना वाइज, फिर आपको सारी पूरी 10 यूनिट का एक साथ मिलकर आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा, तो वहां पर भी आप उनको अच्छे से आराम से कर सकते हो और चीजें वहां पर भी आपको बहुत सारी नई तरीके से सीखने को मिलेगी, जिसमें पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की हम टेस्ट सीरीज करेंगे। वो सारी चीजें जैसे भी होगी वो आपके सामने ही लॉन्च की जाएगी और आपको सारी की सारी चीजें बता दी जाएगी। ठीक है, तो धन्यवाद। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इन क्लासेज को अच्छे करते जाओ। जो क्लासेज हो चुकी है, छूट गई है नए स्टूडेंट्स हो तो कोशिश करना कि इन क्लासेज को आप टाइमली कंप्लीट कर पाओ, ताकि क्योंकि अब हमारे पास फॉर्म कभी भी आउट हो सकते हैं और जो चीज़ें हैं फॉर्म आउट होने के बाद डेट शीट भी आ जाएगी, हमारी डेट शीट आ जाएगी, तो पेपर जून में होने वाला चाहे जून मिड तक हो, उससे ज़्यादा लेट जाने के बहुत कम चांसेस है। अगर 2-4 दिन चले भी जाता है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 2-4 दिन में हम क्या ही कर लेंगे। उससे अच्छा है कि हमारे पास जो अभी तक 1-1.5 महीना है उसको हम अच्छे से प्रयोग करें और उसमें अच्छे से अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से करते रहें। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रेप रीडर यूजीसी हिंदी, वहाँ पर सारे पीडीएफ अवेलेबल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए आप। ठीक है, और नए स्टूडेंट सभी सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना आपका सबसे पहला काम होना चाहिए। उसके बाद क्लास जैसे खत्म होती है उसके बाद आपको कमेंट करके बताना है कि क्लासेस आपको कैसी लगी। ठीक है, कोई भी प्रश्न में किसी भी तरीके का 1% भी आपको डाउट हो कि चीजें गलत है या फिर तो बताने में कोई गलती हो गई, उससे संबंधित भी आपको बिना कुछ डरे हुए, बिना कुछ संकोच के हुए कमेंट में बता सकते हो कि मैम इसका आंसर ये होना चाहिए था, बल्कि ये कैसे होगा, या फिर इस पुस्तक में ये दिया गया है, तो बिल्कुल आपका उसका भी निवारण किया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा, अपने मन के मन ही नहीं सोचना है कि चलो एक चीज़ इधर गलत बता दी तो हम यहाँ पे चीज़ें गलत बताई। तो वही चीज़ें है कि एक पॉइंट से आप किसी को भी डिसाइड कोई चीज़ें नहीं कर सकते, गलती हो जाती है, पर आप उनको बताओगे तो उसको वापस आपका सॉल्यूशन भी करवाया जा सकता है। हो सकता है कि मैं जिस पुस्तक से लेकर आ रही हूँ उसमें कुछ और दूसरी में कौन, क्योंकि आलोचक अपने अपने तरीके से अलग अलग चीजें मांगते हैं और वो चीजें हिंदी साहित्य वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि अलग अलग आलोचकों के अलग अलग चीजों के बारे में अलग अलग मत है, तो वो सारी चीजें भी हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलो अभी के लिए बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।